नमस्कार। अमीर कौन नहीं बनना चाहता, और स्टॉक मार्केट में तो हर कोई चाहता है कि वो आए और यहाँ से खूब सारा पैसा बनाए और वेल्थ क्रिएट करे। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो क्या सब में है, जो पेशेंस चाहिए वो क्या सब में है, और अगर नहीं है तो कैसे आप उसको सीख सकते हैं, और क्या आपको करना चाहिए मार्केट में जिससे आप पैसा बना पाएँ। यही हम कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज़ में जिसका नाम है मार्केट गुरु। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं समीर अरोरा, हीलियोस कैपिटल के ओनर हैं ये। और ऑफ कोर्स जो दर्शक काफ़ी टाइम से मार्केट्स को देख रहे हैं वो जानते हैं कि काफ़ी फ्लैम्बॉयड पर्सनालिटी रखते हैं समीर। इन्वेस्टर तो हैं ही काफ़ी अच्छे, लेकिन पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छे रखते हैं। समीर, थैंक यू सो मच। मेरी एक ये मैंने नई इनिंग स्टार्ट की है नेटवर्क में सीएनबीसी आवाज़ के साथ, और शुक्रिया कि आपने टाइम दिया इसके लिए। नहीं, कांग्रेचुलेशन, आपका रोल इतना इम्पोर्टेंट बना, वेरी गुड। आपको मैंने कई सालों से आपने मेरे इंटरव्यूज लिए हैं और इस नए रोल में तो मैं और बड़ा खुश हूँ आपकी के साथ यहाँ पर। तो समीर, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं और काफ़ी इस समय जो मार्केट में हलचल हो रही है वो ग्लोबल मार्केट को देखकर ही हो रही है। आपने ऐसा पहले देखा है कि इंडियन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 5 या 6% दूर हो और डाउ जोन्स अपने 52 वीक लोज के करीब हो, तो इसको कैसे समझें? तो मैं 27-28 साल से मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ऐसा एक भी साल नहीं हुआ जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो। मोस्टली हम हाई बीटा मार्केट गिने जाते थे। दैट मीन्स अगर यूएस मार्केट 10% गिरी है तो हम 15 गिरेंगे, और अगर वो 10 बढ़ी है तो शायद हम 12-15 बढ़ते थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी मार्केट गिर रही है और हमारी मार्केट रुपीज में बेसिकली फ्लैट है फॉर द ईयर। तो इसका इससे ये साबित हुआ है कि इंडियन मार्केट में लोकल इन्वेस्टर्स पहली बार, मतलब लास्ट 4-5 सालों से शुरू हुआ है ये, लेकिन दे वर एबल टू डिसाइड ऑन देयर ओन कि वो इंडिया में क्या करना चाहते हैं, क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और फॉरेनर को देख रहे हैं लेकिन हर वक्त उससे प्रिजनर नहीं बन गए उनके व्यूज के। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ओवर टाइम इंडियन मार्केट को जो फॉरेनर्स देखेंगे, ओवर टाइम ये वर्ल्ड देखेगा। तो इट इज ऑलवेज गुड कि देयर आर टू फोर्सेस, टू व्यूज, एक फॉरेनर का व्यू, एक डोमेस्टिक का व्यू, एक फॉरेन के फ्लोज, एक डोमेस्टिक का फ्लोज। एंड इस बार इंडियन इन्वेस्टर्स ने बड़ी मेच्योरिटी के साथ ये हैंडल किया और पैनिक नहीं किया और डरे नहीं, और अब तक होल्ड करते रहे जब तक वो उल्टे फिर से ना हो जाए, विच मीन्स कि अगेन खरीदना ना शुरू कर दें, जो मुझे लगता है प्लस माइनस 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा फिर से उनकी बाइंग। फिर से उनकी बाइंग शुरू हो जाएगी 3-4 महीने में। तो आपको लग रहा है कि ये मार्केट जो है यहाँ से समीर काफ़ी हाइज बना सकता है ऊपर, जो पिछले ऑल टाइम हाइज थे 18,600 के करीब, उनको टेक आउट कर सकता है? मैं ऐसे नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अगर आप लास्ट 25 साल में इंडियन मार्केट को देखें तो करीब 14% रुपी रिटर्न रहा है, और अगर आप लास्ट 10-15 साल में भी देखें तो बेसिकली 13-15% के बीच में मार्केट बढ़ती है। अगर उस मार्केट को आप कहें कि ये 30% बढ़ जाए किसी साल में, तो वो अगले साल फिर आपको लॉस करेगी या बिलो ट्रेंड करेगी। तो बिग पिक्चर में हमें अज्यूम करना चाहिए कि 13-15% मार्केट बढ़ेगी, नॉट ओनली क्योंकि पहले 15 मतलब पिछले 20-25 सालों में ऐसे बढ़ी है, बिकॉज उसको आप रिकंसाइल कर सकते हैं काफी चीजों से। नंबर 1 तो आप कर सकते हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट रेट 10 ईयर बॉन्ड का करीब 7.4% होता है, तो उसमें आप 5-6% जोड़ें जो कि कहते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम, कि भाई इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, गवर्नमेंट के बॉन्ड को कितना बीट करती है। ये वर्ल्ड वाइड नंबर है, हर मार्केट में 5 से 7% पर एनम के बीच में होता है कि भाई 5%, 7% उसी कंट्री के बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न। दूसरा, अगर आप नॉमिनल टर्म्स में इंडियन मार्केट को, जीडीपी ग्रोथ को देखें, वो भी 13-14% के करीब होती है। मतलब आप कह लो 7-1% जीडीपी ग्रोथ, 5-6% इन्फ्लेशन, तो नॉमिनल टर्म में 13-14%, वो भी रिकंसाइल हो जाता है कि ब्रॉडली कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस रेंज में चलेगी। तो इसलिए ऐसे देखना चाहिए, अगर बहुत बढ़ेगी तो फिर उससे अगले साल नहीं बढ़ेगी, काइंड ऑफ थिंग इज हाउ आई लुक एट इट। बट 13-14% बनाना बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि ना वो बॉन्ड में बनते हैं, ना वो प्रॉपर्टी में बनते हैं, ना गोल्ड में बनते हैं, और ना फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट में बनते हैं। सो लास्ट 25 ईयर्स में इंडिया ने खाली मतलब अच्छा ही नहीं किया, उन्होंने यूएस मार्केट से बेटर किया, चाइना से बेटर किया, एशिया से बेटर किया, जापान से बेटर किया। ब्रॉडली छोटी मोटी कोई 2-4 कंट्रीज ने अगर बेटर किया हो तो एग्जैक्टली उसका बॉदर नहीं करना, बट बिग कंट्रीज, बिग मार्केट्स में इंडिया डिड वेरी वेल, एंड अब वो कोई रीजन नहीं है कि फिर से उस टाइप के रेंज के रिटर्न ना हो। जो आपसे लास्ट बार मैंने बात की थी तो उसमें आपने कहा था कि इंडियन मार्केट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए कि एनएससी के सामने फ़ोटो खिंचवाएं,
वॉरेन बफेट के सामने के साथ खिंचवाने के बजाय, क्योंकि इंडियन मार्केट ने वॉरेन बफेट को भी बीट किया है। ये 14% था करीब, वो डॉलर टर्म्स में बना 10.1% पर एनम, क्योंकि 4% के करीब हमारे करेंसी में जाते हैं। एंड वॉरेन बफेट का लास्ट 25 साल का रिटर्न है 8.9% पर एनम, और यूएस मार्केट का रिटर्न है 8% पर एनम। तो अगर आप एक और तरीके से देखें कि यूएस मार्केट भी 25 साल में 8% पर एनम इन डॉलर टर्म्स दे रही थी, विच मीन 12%। इसलिए 12% 14% को अनरीजनेबल नहीं गिनते हैं, बिकॉज यूएस मार्केट इतने सालों के बाद भी 12-13% रिटर्न दिया है पर एनम फॉर दिस। ऑफ कोर्स इंडिया का बेटर था, इसलिए 13-15 के बीच में अगर आप एक्सपेक्ट करके चलें तो देन आपको ओवर टाइम डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। एंड एनीवे बाकी ऑल्टरनेट से बेटर होगा, तो अगर और ज्यादा रिटर्न हो गया तो वो भी आपको मिलेगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं सोच सकते, बट दिस इज अ गुड रिटर्न अगर कंपाउंड करते जाए तो फिर तो वॉरेन बफेट को भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए समीर, वो तो करते नहीं है। वॉरेन बफेट को बिल्कुल करना चाहिए। वो हर वक्त अपने यूएस की बातें करते हैं, बट एक्चुअली उन्होंने बाहर ज्यादा जाने की कोशिश नहीं की है, जिससे उनका नुकसान हुआ है इफेक्टिवली मेरे हिसाब से। क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनी तो ले ही सकते थे ना, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोई कंज्यूमर, कोई टेक, ये चीजें इजी टू अंडरस्टैंड है, और उनके स्केल के हिसाब से मे बी 10-20 बिलियन नहीं डाल सकते, लेकिन आपने 1-2 बिलियन डाले होते, वो भी 10-20 बिलियन हो गए होते। ठीक है, तो आपने बात की बड़े प्राइवेट बैंकों की और ये सब। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, जब भी ये स्टॉक्स ऊपर आने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई सेल कर देता है इन्हें। आज भी एचडीएफसी बैंक, कल भी एचडीएफसी बैंक ऊपर के लेवल पे किसी ने बेच दिया। ये हो क्या रहा है समीर? ये तो जी बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन अब ये है कि लास्ट 2-3 सालों से एचडीएफसी बैंक लीडर नहीं रहा, और उनके रिजल्ट्स अभी भी अच्छे आए हैं। अभी जो क्वार्टरली डिस्क्लोजर है वो भी अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, करीब 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थी, लोन ग्रोथ, विच इज जो मिड साइज बैंक से भी ज्यादा थी। तो अब वो टाइम की बात है, वो सडनली जब शुरू होगा आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि जनरली दे आर डूइंग वेल। उसमें यह है कि फॉरेन ओनरशिप हाई थी और हाई है। तो जैसे लास्ट अक्टूबर से जून तक करीब $30 बिलियन की सेलिंग हुई फॉरेनर्स की। उसमें कौन सी मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि करीब $10 बिलियन की फाइनेंशियल या बैंक्स में सेलिंग हुई, बिकॉज सबसे ज्यादा वो बैंक्स ही ओन करते हैं, और उसमें करीब 3.5 बिलियन की एचडीएफसी बैंक की सेलिंग हुई। सो वन रीजन इज कि फॉरेनर के पास वो स्टॉक काफी है, और सेकंड वो इंडेक्स में नहीं है फॉरेनर्स की। जैसे मेरे भी फॉरेन फंड का जो इंडेक्स है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स, उसमें एचडीएफसी बैंक की वेटेज है 0। हमारी तो नंबर 1 होल्डिंग है वैसे तो। लेकिन उससे क्या होता है कि अगर वो इंडेक्स में नहीं हो, और जो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा क्लोजली इंडिया को फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं इसको हटाओ क्योंकि ना तो इंडेक्स में है और मुझे पैसे चाहिए, या मुझे सेल करना है, या मुझे रिडीम करने हैं पैसे, तो प्रेशर रहता है। लेकिन एज लॉन्ग एज अंडरलाइंग कंपनी अच्छा कर रही हो, प्लस माइनस अ फ्यू मंथ्स, वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। इतने सालों से उन्होंने ऐसे रिटर्न दिए हैं जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मैं तो अभी उन्हें बहुत ट्रस्ट करता हूँ एचडीएफसी बैंक में।